हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने डायमेंशंस की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने डायमेंशंस की फर्स्ट एप्लीकेशन या फर्स्ट यूज के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी किए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन या सेकंड यूज ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो जो सेकंड एप्लीकेशन या सेकंड यूज है वो क्या है, देखिए, टू मेक कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, यानी कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर बदलना। ठीक है, कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम उनको कन्वर्ट करेंगे वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है ये किस लॉ के ऊपर या किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स and its dimensions also remain same in all system of units। देखिए, ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड हर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, ठीक है, चाहे आप ऐसे सिस्टम में जाइए चाहे आप सीजे सिस्टम में जाइए, वो मैग्नीट्यूड एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, और उसके जो डायमेंशंस हैं वो भी दोनों सिस्टम के अंदर, चाहे आप एसआई में देखिए चाहे सीजीएस में देखिए, वो हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है, कोई भी सिस्टम यूनिट मान लीजिए, अगर हम कहते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ डायमेंशंस होंगी, अगर वो एसआई में जो जितना मैग्नीट्यूड या डायमेंशंस है वही सेम मैग्नीट्यूड और डायमेंशंस किस में होंगे, उसके सीजीएस सिस्टम में भी होंगी। ठीक है, देखिए कैसे। हम बात करते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी को हम किससे लिखते हैं, n इंटू यू। ठीक है, एन यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यू। एन क्या है यहाँ पर, नंबर। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने लिखा है वेयर n इज इक्वल टू में न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, और u क्या है यहाँ पर, यूनिट। ठीक है, यहाँ पर u क्या है, यूनिट। जैसे कि मान लिया आपको कह दिया जाए कि आपका वेट कितना है कि 30 kg। ठीक है, तो 30 क्या है पर न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है वहां पर, यूनिट। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा आप कितने टाइम से पढ़ रहे हो, तो कहोगे कि आप 40 मिनट, तो वहां पे क्या है, 40 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मिनट क्या है, यूनिट। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज मिल करके, कौन कौन, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, आपस में मिलकर के हमें किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देते हैं। ठीक है, किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में हमें ये बताते हैं। ओके, अब एक बात और समझिए यहाँ पे कि सर अब 15, जैसे मान लिया मैंने आपकी एज के बारे में पूछा या आपके वेट के बारे में पूछा, एज पूछ ली जाए कि 15 के, आपकी एज कितनी, 15 ईयर, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, 15 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और ईयर क्या है, यूनिट। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ये बता रहा है कि आपकी जो लाइफ है उसमें ये ड्यूरेशन कितनी बार आई है। ठीक है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ड्यूरेशन या कोई भी अमाउंट उसके लाइफ में कितनी बार आई है। ठीक है, जैसे 15 ईयर का मतलब है कि जो 1 ईयर की ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन आपके लाइफ में 15 बार आ चुकी है। ठीक है, आप किसे कह दिया जाए कि 30 kg आपका वेट है, तो वो kg यानी कि जो एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो क्या है, कितने बार आ चुकी है आपके वेट के अंदर, 30 टाइम्स आ चुकी है। तो मैग्नीट्यूड हमें ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितनी बार आती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमें यह बताता है कि कोई भी यूनिट किसी भी क्वांटिटी के अंदर कितनी बार आती है, उसको उसका क्या कहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी। अब हमने कहा 15 ईयर, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वो यूनिट है, वो यूनिट जो ईयर यूनिट है वो आपकी लाइफ में 15 बार आई है। मैंने आपका आपका वेट 30 kg, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो यूनिट है kg, ये आपके वेट के अंदर कितनी बार आई है, 30 टाइम आई है। तो ये 30 क्या उसका मैग्नीट्यूड, 15 क्या उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखते हैं। इफ इन वन सिस्टम यूनिट इज u1 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इज n1, एक सिस्टम के अंदर जो यूनिट है वो क्या है, u1, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मान ली हमने u1 और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी मान ली, n1। एंड इन सेकंड सिस्टम यूनिट इज u2, सेकंड सिस्टम के अंदर हमने यूनिट क्या मान ली, u2, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मान ली, n2। तो अभी जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि n2 u2 और n1 u1 क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, प्रिंसिपल यही तो कहता था कि उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायमेंशंस
किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में चले जाओ, वो हर जगह एक जैसे रहने चाहिए, चाहे एसआई में चाहिए चाहे सीजीएस में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमने क्या माना, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर जो यूनिट को हमने क्या मान लिया, किसी एक सिस्टम के अंदर यूनिट मान ली हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी की U1 और न्यूमेरिकल वैल्यू मान ली हमने N1, और दूसरे सिस्टम के अंदर हमने यूनिट मान ली U2 और न्यूमेरिकल वैल्यू मान ली क्या, N2। ठीक है, मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस R, डायमेंशंस क्या मान ली A, B एंड C। हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी किसी एक सिस्टम के अंदर डायमेंशंस क्या मान ली, A, B एंड C। A किसकी डायमेंशंस मास की, B किसकी मान किसमें लेंथ में, और C किसमें मान लिया हमने टाइम में। देखो हमने लिखा इन मास लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। मास के अंदर जो डायमेंशन है वो कितनी है, A, लेंथ के अंदर B और टाइम के अंदर C। ठीक है, अब किसी एक सिस्टम में की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सिस्टम में भी तो हमने क्या कहा, डायमेंशन हमेशा सेम ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा, लेट इन फर्स्ट सिस्टम यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर M1, L1 एंड T1। ठीक है, जो फर्स्ट सिस्टम हमने कंसीडर किया है उसमें मास की यूनिट क्या मान ली हमने M1, लेंथ की यूनिट क्या मान ली L1 और टाइम की यूनिट क्या मान ली T1। इसी प्रकार सेकंड सिस्टम के अंदर मास की यूनिट मान ली हमने M2, लेंथ की यूनिट मान ली L2 और टाइम की यूनिट मान ली हमने T2 रेस्पेक्टिवली। तो देखो बेटा, हम यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। क्या, U1 इज इक्वल टू में M1 की पावर A1, L1 की पावर B1 B और T1 की पावर C। यहाँ पर देखो A, B, C ये क्या है डायमेंशंस, M, L और T ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को। ठीक है, यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को। अब देखिए जैसे कि मैं किसकी बात करते हैं, फोर्स की। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, M1, L1, T इनवर्स 2। ठीक है, अगर मैं ऐसा ही सिस्टम की यहाँ पर बात करता हूँ तो फोर्स की यूनिट क्या आती है, न्यूटन। ठीक है, मास की क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की क्या होती है, मीटर और टाइम की क्या होती है, सेकंड का स्क्वायर। अब देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स किसके इक्वल होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन हम किसके फॉर्म में लिखते थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में। अब ये यूनिट किसकी है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं। तो इनकी जगह हमने क्या कर दिया, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती थी उनके हम सिंबल्स यहाँ यूज कर लेते थे। ठीक है, तो उन्हीं से मिलकर के तो यूनिट बनी है। तो ये मान लिया ये जो वाली चीज है 1 न्यूटन इक्वल टू में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही यहाँ पर है। ठीक है, न्यूटन की जगह हमने U1 माना, किलोग्राम की जगह M1 की पावर A, M की पावर L1 की पावर A और T1 S की जगह T1 और उसकी पावर कितनी मान ली हमने C। अब यहाँ पर देखो आप, अगर मैं बात करूँ फिर दूसरे किसी सिस्टम के अंदर, तो हमने क्या मान ला, उसकी डायमेंशंस क्या होगी, M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे को पता देखो डिवाइड का सिंबल नहीं है ये यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है यहाँ पे, ये डिवीजन का सिंबल नहीं है बेटा, ध्यान रखें। अब देखो, अब हमें पता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि N2U2 इज इक्वल टू में N1U1। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया था फोर्स का, इसके जगह आपको दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास U1 की वैल्यू हमें पता है, U2 की वैल्यू पता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, हमने डायमेंशंस हमने क्या, दोनों सिस्टम के अंदर डायमेंशन सेम रहनी चाहिए। तो देखो हमने सेम रखे डायमेंशंस। इस केस में डायमेंशंस क्या है, A, B, C। इसके केस में क्या है, A, B और C। ठीक है, हमें यूनिट तो पता है, जैसे कि मान लिया मैं फोर्स की ही बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में आप फोर्स यूनिट क्या होती है, डाइन। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा। ठीक है, 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा, तो हम अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, यूनिट तो हमें पता चल गई डाइन। अब समझो यहाँ पर N1 क्या है 1, U1 क्या है न्यूटन। ठीक है, N2 हमें पता नहीं, U2 क्या है डाइन। तो जब इन चीजों को हम यहाँ पुट कर देंगे तो N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। N2 वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखिए, U2 को इधर लेके जाइए, क्या हो जाएगा N1 इंटू में U1 बाई U2। ठीक है, इस U2 को हम कहाँ ले गए, इस साइड नीचे डिवाइड में, तो N2 किसके इक्वल हो गया, N1 इंटू में U1 बाई U2। अब इस रिलेशन के अंदर मैं U1 और U2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, N1 इजिकल टू में M1, जब U1 की जगह पुट करेंगे तो M1 की पावर A, L1 पावर A, T1 C। ठीक है, इसी प्रकार बटे में U2 की पावर, U2 की जगह क्या रखेंगे, M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ठीक है, जब इनको कमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, M1 अपॉन में M2 की पावर A, बात तो वही है। इसी प्रकार L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C।
तो यहां से इस रिलेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, N2 की वैल्यू, यानी कि दूसरे सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना सीखेंगे हम कि किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो कौन से फॉर्मूले की सहायता से, ये या ये कह सकते हैं हम। ठीक है, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से या इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे सिस्टम के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले आप इस थ्योरेटिकल पार्ट को जो मैंने अभी इस वीडियो में करवाया उसको ध्यान से समझिए, इसको रिपीट करके देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप के अंदर या मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हो, मैं रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले बेटा अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आएगा तो ही आप उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, इसलिए इन सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।